नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने अध्याय 9 में भाग 15 तक देखा था। भाग 15 में मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में बताया और एंजाइम के वर्गीकरण के बारे में बताया था। अब हम भाग 16 के अंतर्गत उसके आगे टॉपिक्स को देखेंगे, जो कि है एंजाइम की संरचना। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो भाग 15 में आपसे क्वेश्चन किए गए थे उसके आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो इसका आंसर होगा कोहने ने। दूसरा क्वेश्चन हमने किया था कि एंजाइम को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो एंजाइम को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ट्रांसफरेज, लाइएज, लाइगेज, आइसोमरेज और हाइड्रोलेज, 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। तो 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जिनके आंसर्स मैंने बता दिए। अब आते हैं भाग 16 के टॉपिक को, जो कि है एंजाइम की संरचना। चलिए देखते हैं एंजाइम की संरचना के बारे में। यहाँ से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नीट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनके बारे में भी बताते हैं हम। एंजाइम किसके बने होते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि एंजाइम सभी के सभी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन क्या होते हैं, बहुपेप्टाइड श्रृंखला होती है। तो इस प्रकार से हम यह भी लिख सकते हैं कि एंजाइम एक या अनेक बहुपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे कि एंजाइम एक या अनेक बहुपेप्टाइड यानी बहुपेप्टाइड श्रृंखला यानी पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। लेकिन यहाँ पर एंजाइम 2 प्रकार के, हम कह सकते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। एक सरल एंजाइम और दूसरा होलो एंजाइम। 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक होता है सरल एंजाइम और दूसरा होता है होलो एंजाइम। सिंपल एंजाइम दूसरा होलो एंजाइम। तो जो सरल एंजाइम होता है वो सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगर कोई भी एंजाइम सिर्फ प्रोटीन से बना है तो उस एंजाइम को हम सरल एंजाइम कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के साथ साथ उनमें नॉन प्रोटीन भाग भी होता है। नॉन प्रोटीन भाग मतलब प्रोटीन के अलावा कुछ अन्य भी कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। तो जब प्रोटीन के साथ साथ कोई अन्य कार्बनिक यौगिक पाया जाए जो कि नॉन प्रोटीन भाग होता है, तब हम उस एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कोई एंजाइम सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है तब उसे हम सरल एंजाइम कहेंगे। लेकिन जब एंजाइम प्रोटीन के साथ साथ किसी नॉन प्रोटीन भाग से भी जुड़कर बना है तो उसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2017 में। अब देख सकते हैं यहाँ पर होलो एंजाइम किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन भाग से। तो इस होलो एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है, एपो एंजाइम कहा जाता है, एपो एंजाइम। और इस नॉन प्रोटीन भाग को कहा जाता है सहकारक, कोफैक्टर। तो शायद क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था नीट में कि होलो एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है। तो प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं और नॉन प्रोटीन भाग को सहकारक कहते हैं। अब हमें सहकारक के बारे में पढ़ना कि सहकारक कौन हो सकते हैं, नॉन प्रोटीन भाग में कौन कौन हो सकते हैं। तो सहकारक 3 हो सकते हैं, या तो प्रोस्थेटिक समूह हो सकता है, या फिर सह एंजाइम हो सकता है कोई, और या कोई धातु आयन हो सकता है। तो पहले इतना आप लिखेंगे कि एंजाइम एक या अनेक बहुपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। बहुत से एंजाइम सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तब उन्हें हम सरल एंजाइम कहते हैं। किंतु कुछ एंजाइम प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन भाग से मिलकर बने होते हैं। ऐसे एंजाइम को होलो एंजाइम कहा जाता है। और इनके प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम तथा नॉन प्रोटीन भाग को सहकारक कहते हैं। बस इतना लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि सहकारक 3 प्रकार में से कोई भी हो सकता है। पहला प्रोस्थेटिक समूह सह एंजाइम, दूसरा धातु आयन। 3 होते हैं, या तो प्रोस्थेटिक समूह हो सकता है कोई, या कोई सह एंजाइम हो सकता है, या कोई धातु आयन हो सकता है।
तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह क्या हो सकते हैं? चूँकि हमें होलो एंजाइम के बारे में अभी थोड़ा सा डिटेल जानना है कि होलो एंजाइम में प्रोटीन तो चलो ठीक है, प्रोटीन भी कोई हो सकता है, लेकिन नॉन प्रोटीन भाग में कौन कौन हो सकते हैं? तो नॉन प्रोटीन भाग में या तो प्रोस्थेटिक समूह होगा, या सह एंजाइम, या धातु आयन। सबसे पहले हम देखें प्रोस्थेटिक समूह, तो हेडिंग भी डाल लेंगे आप, प्रोस्थेटिक समूह। आप इसमें लिखेंगे कि ये कार्बनिक यौगिक हैं, ये कार्बनिक यौगिक हैं जो एपो एंजाइम से अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं, परमानेंटली, स्थायी रूप से, यानी परमानेंटली जुड़े होते हैं। ठीक है, प्रोस्थेटिक समूह जो होते हैं वो एपो एंजाइम से, प्रोटीन भाग से क्या होते हैं? स्थायी रूप से जुड़ते हैं, स्थायी रूप से जुड़े होते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल प्रोस्थेटिक समूह में, जैसे परऑक्सीडेज व कैटालेज, ये दो एग्जाम्पल हैं प्रोस्थेटिक समूह के। कार्य क्या करते हैं? तो ये पेरोक्साइड यानी H2O2 को जल व ऑक्सीजन में विघटित करते हैं, जल व ऑक्सीजन में विघटित करते हैं। इसका रिएक्शन आप लिख सकते हैं 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2। ये कार्य करते हैं प्रोस्थेटिक समूह। तो प्रोस्थेटिक समूह के बारे में जानें कि प्रोस्थेटिक समूह क्या है? कोई कार्बनिक यौगिक है जो एपो एंजाइम से स्थायी रूप से जुड़े होते हैं, और इनके एग्जाम्पल परऑक्सीडेज व कैटालेज। ये कार्य क्या करते हैं? तो ये परऑक्साइड H2O2 को जल व ऑक्सीजन में विघटित करते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे सह एंजाइम, तो यहीं लिख देते हैं, दूसरा हेडिंग डालेंगे सह एंजाइम। इनके बारे में लिखेंगे कि ये प्रोटीन यानी एपो एंजाइम से अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं, मतलब टेम्परेरी रूप से जुड़े होते हैं। अस्थायी यानी टेम्परेरी रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है, कब जुड़ते हैं? तो जब उत्प्रेरण की अभिक्रिया शुरू होने वाली होती है तब सह एंजाइम प्रोटीन भाग से जुड़ते हैं। मतलब परमानेंटली, हमेशा के लिए प्रोटीन से नहीं जुड़ते हैं। कोई भी सह एंजाइम प्रोटीन से परमानेंटली नहीं जुड़ा होता है। कब जुड़ता है? जब उत्प्रेरण की क्रिया शुरू होती है, तब उसी समय जाकर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सह एंजाइम के बारे में कि ये एपो एंजाइम से अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं। ये उत्प्रेरण की अभिक्रिया के समय प्रोटीन से जुड़ते हैं। इनके एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे सह एंजाइम के एग्जाम्पल में आप लिखेंगे पहला एग्जाम्पल सह एंजाइम का, जैसे AMP बताए हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दूसरा ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तीसरा ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चौथा NADP, नहीं TPP, पहले TPP देखते हैं, TPP थियामिन पायरोफॉस्फेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट।
यहाँ पर आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखना है, पूछा जाता है NADP का फुल फॉर्म क्या है। तो NADP का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। छठवां, कुछ एंजाइम जैसे थियामीन यानी विटामिन B1, इसके बाद B1 के बाद क्या था, राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 व एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन C आदि। फिर स्टार बना के एक पॉइंट लिखेंगे कि NAD व NADP में नियासिन यानी विटामिन B3 पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट से एक और लिखेंगे, स्टार बना के पॉइंट लिखेंगे इसी में कि कोएंजाइम A में पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल यानी विटामिन B5 पाया जाता है तथा इनमें एक एसिटाइल समूह भी मिलता है, बस ये था सह एंजाइम के बारे में कि सह एंजाइम क्या होते हैं। एपो एंजाइम से टेम्पररी रूप से जुड़ते हैं। कब जुड़ते हैं? जब उत्प्रेरक की क्रिया शुरू होनी होती तब जुड़ते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं सह एंजाइम के? AMP, ADP, ATP, TPP, NADP। कुछ एंजाइम जैसे थियामीन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड। NAD और NADP में नियोसिन पाया जाता है। कोएंजाइम A में पेंटोथेनिक अम्ल पाया जाता है। अब देख रहे हैं कि जो जितने भी सह एंजाइम हैं उसका महत्वपूर्ण घटक क्या है? कोई ना कोई विटामिन है, जैसे विटामिन B1, B2, C, B3, B5। तो यहाँ पर नीट में क्वेश्चन पूछा गया 2013 में, नीट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए सह एंजाइम का एक महत्वपूर्ण रासायनिक घटक कौन से हैं? सह एंजाइम का एक महत्वपूर्ण रासायनिक घटक कौन से हैं? ऑप्शन 4 दिए गए थे। पहला ऑप्शन था न्यूक्लिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन था बी ऑप्शन प्रोटीन, सी ऑप्शन था कार्बोहाइड्रेट और डी ऑप्शन था विटामिन। तो आप बता सकते हैं कि किसी भी सह एंजाइम का एक महत्वपूर्ण रासायनिक घटक क्या होता है? विटामिन होता है। देख रहे हैं आप इतने सारे विटामिन सह एंजाइम के साथ जुड़े होते हैं। तो ये नीट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चंस हैं। तो सह एंजाइम के बारे में भी आपने लिख लिया। अब आता है तीसरा, धातु आयन। धातु आयन क्या होते हैं? तीसरा हेडिंग डालेंगे धातु आयन। ये सब एकदम रट डालिए, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं सह एंजाइम के, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं प्रोस्थेटिक समूह के। तीसरा एग्जाम्पल है धातु आयन, इसे इंग्लिश में कहते हैं मेटालिक आयन। धातु आयन में जैसे कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जिनको सक्रिय होने के लिए किसी ना किसी धातु आयन की ज़रूरत पड़ती है। वो धातु आयन कौन हो सकते हैं? मैग्नीज आयन भी हो सकता है, जिंक आयन भी हो सकता है, या कोई आयरन आयन भी हो सकता है। तो कोई भी धातु आयन जो किसी एंजाइम को एक्टिवेट करने में सहायता करता है। तो जैसे कुछ एंजाइम ऐसे हैं, जैसे एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम को सक्रिय होने के लिए चाहिए होता है जिंक आयन। दूसरा एक एग्जांपल पेप्टिडेज एंजाइम को सक्रिय होने के लिए ज़रूरत होता है मैग्नीज आयन की। तीसरा कैटालेज
कैटालेज एंजाइम को सक्रिय होने के लिए आयरन आयन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। नीट 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम को सक्रिय होने के लिए किस धातु आयन की आवश्यकता होती है। वहाँ पर 4 ऑप्शन था, नियासिन, दूसरा प्रोटीन और तीसरा जस्ता, चौथा लौह। तो जस्ता इसका ऑप्शन सही होगा क्योंकि जिंक है। तो नीट 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, आप जाकर देख सकते हैं। नीट में पूछा हुआ है कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को सक्रिय होने के लिए किस धातु आयन की आवश्यकता होती है, तो जिंक आयन की। अब ये पूछे गए हैं तो हो सकता है ये भी कभी ना कभी पूछे जाएं, तो याद रखेंगे कि पेप्टाइडेज को सक्रिय होने के लिए मैग्नीज आयन, कैटालोज को सक्रिय होने के लिए आयरन आयन की आवश्यकता होती है। तो ये था तीसरा धातु आयन के बारे में। तो ये एंजाइम की संरचना के बारे में इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बता दिया। इसमें आप लिख सकते हैं धातु आयन में कि कुछ एंजाइम्स को सक्रिय होने के लिए धातु आयन की आवश्यकता होती है। जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम को सक्रिय होने के लिए जिंक आयन की आवश्यकता होती है, पेप्टाइडेज को सक्रिय होने के लिए मैग्नीज आयन की आवश्यकता होती है तथा कैटालेज एंजाइम को सक्रिय होने के लिए आयरन आयन की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है एंजाइम के लक्षण। ये हो गया एंजाइम की संरचना के बारे में। अगला है एंजाइम के लक्षण। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम्स के। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग डालेंगे उत्प्रेरण क्रिया। तो एंजाइम क्या करता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करता है। यहाँ पर आगे लिख सकते हैं या किसी रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत नहीं करता, या किसी रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत नहीं करता बल्कि अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। वह उत्प्रेरित करता है, वह स्वतः बिना परिवर्तन हुए अभिक्रिया के अंत में पुनः प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि सब लोग सोचते हैं कि एंजाइम के प्रेजेंस में कोई रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसकी शुरुआत नहीं करता कभी भी। इसको आगे हम डिटेल में भी आपको आगे बताएंगे कि क्या होता है, कैसे अभिक्रिया अपने आप शुरू होती है। तो एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शुरुआत नहीं करता, ये बस उसको उत्प्रेरित कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है कि रिएक्शन जल्दी हो, और स्वतः बिना परिवर्तन हुए अभिक्रिया के अंत में वैसे ही एंजाइम बना रहता है। अभी ये टॉपिक भी आपको आगे समझाएंगे जब हम इसकी क्रिया के बारे में बताएंगे कि कैसे एंजाइम अपना वर्क करता है। ये हो गया एंजाइम के लक्षण में पहला उत्प्रेरण क्रिया। दूसरा आता है विशिष्टता, यानी स्पेसिफिसिटी। तो लिखेंगे कि प्रत्येक क्रियाधार के लिए, क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट के लिए एक विशेष एंजाइम होता है, एक विशेष एंजाइम होता है। जितने भी क्रियाधार हैं, जितने भी ऐसे क्रियाधार जिन पे किसी एंजाइम का काम करना है, तो वो क्रियाधार के लिए अपना एक अलग एंजाइम होता है। जैसे
प्रोटीन पर कार्य करने वाला एंजाइम प्रोटीएज स्टार्च पर कार्य नहीं करेगा, स्टार्च पर कार्य नहीं करेगा। मतलब को समझिएगा, यहाँ पर जो प्रोटीएज एंजाइम है उसका क्रियाधार कौन है? प्रोटीन है। तो प्रोटीएज सिर्फ प्रोटीन पर कार्य करेगा, स्टार्च पर कार्य नहीं करेगा। अब इसी तरीके से आप और भी लिख सकते हैं कि जैसे स्टार्च पर कार्य करने वाला एंजाइम, स्टार्च पर कौन कार्य करता है? एमाइलेज। तो स्टार्च पर कार्य करने वाला एंजाइम एमाइलेज सिर्फ स्टार्च पर कार्य करेगा, प्रोटीन पर नहीं करेगा। अब हम आते हैं तीसरे हेडिंग पे, जो कि है उभयधर्मी प्रकृति। एंजाइम उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब कि ये क्षारीय पीएच पर अम्लीय की तरह और अम्लीय पीएच पर क्षारीय रूप में क्रिया करते हैं। तो तीसरा आप हेडिंग डालेंगे उभयधर्मी प्रकृति। एम्फोटेरिक नेचर। इसमें लिखेंगे कि एंजाइम क्षारीय पीएच पर अम्लीय व अम्लीय पीएच पर क्षारीय रूप में क्रिया करते हैं। ठीक है, आगे लिख सकते हैं कि एंजाइम की सर्वाधिक क्रियाशीलता एक विशेष पीएच पर होती है। लिखेंगे सर्वाधिक क्रियाशीलता के लिए अनुकूलतम पीएच मान 5 से 7 के बीच होता है। मतलब एंजाइम अपने एक विशेष पीएच पर कार्य करते हैं, क्षारीय पीएच पर अम्लीय और अम्लीय पीएच पर क्षारीय रूप में क्रिया करते हैं। मैक्सिमम अगर इनकी वर्किंग कैपेसिटी देखी जाए तो सर्वाधिक क्रियाशीलता ये किस पीएच पर सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं? तो 5 से 7 के बीच के पीएच पर ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। चौथा आता है एंजाइम के लक्षण में ताप अस्थिरता, थर्मल एबिलिटी। तो इसमें आप लिख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ताप अस्थिर होते हैं। इनके सर्वाधिक क्रियाशील ये 25 से 40 डिग्री सेल्सियस तक के ही तापमान पर होते हैं और उससे कम होने पर निष्क्रिय हो जाते हैं और उससे ज़्यादा होने पर नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ताप अस्थिरता में कि एंजाइम ताप अस्थिर होते हैं, एंजाइम ताप अस्थिर होते हैं। इनकी सर्वाधिक क्रियाशीलता 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। आगे लिखेंगे इससे कम तापमान पर यह निष्क्रिय हो जाते हैं तथा इससे अधिक तापमान होने पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर ये नष्ट हो जाते हैं। नष्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अधिक तापमान पर एंजाइम के प्रोटीन विकृत हो जाते हैं। लेकिन आप आगे लिखेंगे लेकिन कुछ बीज व बीजाणुओं में एंजाइम 90 से 110 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर भी क्रियाशील होते हैं। फिर लिखेंगे तथा कुछ जीवाणु, जिनके बारे में हम पहले बताए हैं, जीवाणु जो गर्म स्थानों या गर्म झरनों में पाए जाते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स, उनमें भी एंजाइम लगभग 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक क्रियाशील होती हैं।
बस इतना पॉइंट हो गया ताप अस्थिरता, एंजाइम के लक्षण के बारे में इतना पॉइंट। अब हम देखते हैं एंजाइम की क्रिया, आखिर एंजाइम कैसे कार्य करता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप बताने जा रहे हैं, समझना है आपको कि एंजाइम का कार्य कैसे होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एंजाइम क्रिया की प्रकृति। एंजाइम क्रिया की प्रकृति, कैसे एंजाइम अपना कार्य करता है। देखिए एंजाइम का जो मेन कार्य है वो क्या है कि एंजाइम जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ देता है। ये बात याद रखेंगे, मतलब वह पदार्थ जिस पर वो एंजाइम कार्य करता है उस पदार्थ को उस पदार्थ में तोड़ता है जिससे ये बना होता है। जैसे मान लीजिए एक एंजाइम जिसका नाम है सुक्रेज, तो सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज पर कार्य करेगा। और सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, सुक्रोज बना होता है एक अणु ग्लूकोज और प्लस एक अणु फ्रक्टोज, जिसके बारे में हम आपको बताए हैं पहले भी। तो ये क्या करता है, सुक्रेज एंजाइम इस सुक्रोज को किस में तोड़ देता है, जिससे ये बने हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। मतलब इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को तोड़ देता है एंजाइम, और क्या हो जाता है, ग्लूकोज अलग हो जाता है और फ्रक्टोज अलग हो जाता है। बस एंजाइम का कार्य ही यही होता है कि एंजाइम उस पदार्थ पर जब कार्य करता है तो उसको उस पदार्थ में तोड़ता है जिससे वो बने होते हैं। एक और एग्जांपल देख लें, न्यूक्लिएज एंजाइम, ये क्या करता है, किस पे वर्क करेगा, न्यूक्लिक अम्ल पर। और आपको पता है कि न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। तो ये न्यूक्लिएज क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ देता है किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में, जिससे वो बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। तो ये जो एंजाइम होता है वो न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ता है न्यूक्लियोटाइड्स में। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड, जितने भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा उतने न्यूक्लियोटाइड्स अलग हो जाते हैं। तो ये आपने एक छोटा सा तरीका समझा कि किस तरह से एंजाइम अपना कार्य करता है। अब हम इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई एंजाइम है, मान लेते हैं ये कोई एंजाइम सुक्रेज है, सुक्रेज एंजाइम मान लीजिए है, ठीक है। तो किसी भी एंजाइम पर एक स्थान होता है जिस स्थान पर इस एंजाइम का क्रियाधार आकर जुड़ता है। बात को समझिएगा, क्रियाधार और एंजाइम ये दो वर्डों को समझिएगा। एंजाइम क्या करता है, किसी जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ता है। तो यहाँ पर जटिल पदार्थ क्या है, एंजाइम के लिए क्रियाधार कहलाता है, क्रियाधार। जैसे मान लीजिए एक एंजाइम सुक्रेज जो बनाए हैं सुक्रेज, इस सुक्रेज के लिए जो क्रियाधार होगा वो क्रियाधार क्या होगा, सुक्रोज होगा। सुक्रेज का क्रियाधार सुक्रोज, और सुक्रोज को ये तोड़ देता है किसमें, ग्लूकोज व फ्रक्टोज में, जिससे बना होता है। तो ये क्या कहलाएगा, उत्पाद। यही होता है एंजाइम का कार्य है कि एंजाइम अपने क्रियाधार को पर कार्य करता है और उसे उस पदार्थ में तोड़ देता है जिससे वो बने होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक सुक्रेज एंजाइम है, ये सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज पर कार्य करेगा और इसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा। तो यहाँ पर सुक्रेज एक एंजाइम है, सुक्रोज इसका क्रियाधार है और ये क्या है, उसका उत्पाद है, ठीक है। तो यही आपको समझाना है कि एंजाइम पे जो स्थान, एक स्थान होता है जहाँ पर ये क्रियाधार आकर बैठता है, इस स्थान को क्या कहा जाता है, एक्टिव साइट, यानी सक्रिय स्थल, सक्रिय स्थल। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं कि एंजाइम विथ एम्प्टी एक्टिव साइट है, एंजाइम विद एम्प्टी एक्टिव साइट। अब इसमें क्या होता है, कोई सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा, कोई सबस्ट्रेट में कौन आएगा, सुक्रेज आएगा, सुक्रोज आएगा। तो सुक्रेज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम बना के दिखाएं आपको इस तरह से। ये है सुक्रेज का स्ट्रक्चर जिसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का अणु जुड़ा हुआ है। अब ये आकर कहाँ पर बैठेगा, ये आकर यहाँ पर बैठेगा। तब क्या होता है,
ये आकर सुक्रोज एंजाइम पर आकर बैठ गया। तो देखिए एंजाइम के साथ जब क्रियाधार आकर बैठता है तब क्या बनता है, एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण होता है। इस स्ट्रक्चर को जब किसी एंजाइम पर उसका क्रियाधार आकर बैठ जाता है तब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एंजाइम क्रियाधार जटिल। इसको इंग्लिश में कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, या फिर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ES कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर में आप लिखेंगे कि सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एंजाइम। अभी एंजाइम खाली था, अब इस एंजाइम पर जब क्रियाधार आकर बैठ जाता है तो जो संरचना बनती है इस संरचना को हम कहते हैं एंजाइम क्रियाधार जटिल। अब ये बहुत कम समय के लिए बनता है, बहुत अल्प अवधि के लिए बनता है। जैसे ही ये बनता है तुरंत क्रियाधार में क्या होता है, परिवर्तन आता है। क्रियाधार में कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं, मेनली यही बॉन्ड टूटता है और फिर क्या बनता है, तो देखिए ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि इनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है। अब ये क्या है, अब ये क्रियाधार नहीं कहलाएंगे, अब ये उत्पाद कहलाएंगे। और ये क्या है, एंजाइम। अब इस संरचना को हम क्या कहते हैं, एंजाइम उत्पाद जटिल, यानी इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, ईपी कॉम्प्लेक्स। समझ में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एंजाइम की क्रियाविधि समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एंजाइम का कार्य निश्चित तौर पर क्या होता है। एक एंजाइम अपने क्रियाधार से जब जुड़ता है तो जो संरचना बनती है उसे हम कहते हैं एंजाइम क्रियाधार जटिल, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बहुत कम समय के लिए बनता है और जैसे ही ये संरचना बनती है तुरंत इनके बीच की बॉन्डिंग टूट जाती है और टूटने के बाद क्या बन जाता है, उत्पाद, प्रोडक्ट बन जाता है। अब इस संरचना को हम कहते हैं एंजाइम उत्पाद जटिल। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद ये जो उत्पाद हैं वो एंजाइम से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी उत्पाद हैं वो अलग, यानी ग्लूकोज अलग हो गया और फ्रक्टोज अलग हो गया और जो एंजाइम था वो फिर से पुनः प्राप्त हो गया। मैंने आपको शुरू में एक शब्द बोला था कि कोई भी एंजाइम अब क्रिया की शुरुआत नहीं करता बल्कि उसे उत्प्रेरित करता है और उत्प्रेरित करने के बाद क्रिया के अंत में पुनः बिना परिवर्तन हुए एंजाइम वैसे ही प्राप्त हो जाता है। तो देखिए ये यहाँ से ये एंजाइम ऐसे ही प्राप्त हो गए और जो उत्पाद थे वो निकल गए। आप यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि एंजाइम्स और रिलीज्ड। चौथा पॉइंट हुआ। तीसरा यहाँ पे आपको लिखना है। तीसरा पॉइंट है कि सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। यहाँ पर तीसरा पॉइंट रहता है कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए और फिर चौथा एंजाइम नहीं, प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। प्रोडक्ट्स आर रिलीज, जो प्रोडक्ट बनते हैं आखिरी में वो अलग हो जाते हैं। ये था एंजाइम की क्रिया, कैसे अपना एंजाइम कार्य करता है। अब यहाँ पर हमने एक एंजाइम का एग्जाम्पल भी दे दिया है, सुक्रेज एंजाइम का एग्जाम्पल, जो किस पर कार्य कर रहा है, सुक्रोज पर। इसी तरह से आप अन्य का भी बना सकते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का भी बना सकते हैं या न्यूक्लिएज का बना सकते हैं, किसी का भी बना सकते हैं। कार्य यही करता है एंजाइम। तो अब इसमें आप पॉइंट में लिखेंगे एंजाइम क्रिया की प्रकृति में कि एंजाइम, प्रत्येक एंजाइम पर एक विशेष स्थान होता है जिसे क्रियाधार बंधन स्थल कहते हैं। क्रियाधार बंधन स्थल कहते हैं जहाँ पर क्रियाधार आकर बैठता है, जिससे एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण होता है। एंजाइम क्रियाधार जटिल अल्प अवधि के लिए, जब तक कि उत्पाद का निर्माण नहीं हो जाता तब तक के लिए बनते हैं और एंजाइम क्रियाधार जटिल के तुरंत पश्चात बनता है एंजाइम उत्पाद जटिल और एंजाइम उत्पाद जटिल के बाद
उत्पाद अलग हो जाते हैं और एंजाइम पुनः क्रिया के अंत में प्राप्त हो जाते हैं बिना परिवर्तन हुए। बस अब आप ये फिगर बना लीजिएगा और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्शन ऑफ एंजाइम। अब अगली लाइन से आप लिखेंगे एंजाइम क्रिया के उत्प्रेरक चक्र को निम्न चरणों पर व्यक्त किया जा सकता है। डैश करके पहला पॉइंट लिखेंगे। सर्वप्रथम क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल पर बंध कर एंजाइम से अच्छी तरीके से बंध जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे एंजाइम से जब क्रियाधार आकर सक्रिय स्थल पर बनते हैं तो उससे एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण होता है। फिर लिखेंगे कि एंजाइम क्रियाधार जटिल अल्प अवधि के लिए बनते हैं तथा इसके तुरंत बाद ही, लेकिन आप यहाँ पर और लिखेंगे कि क्योंकि जैसे ही क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल के निकट पहुँचते हैं क्रियाधार के बीच बंध टूट जाते हैं और फिर बनता है एंजाइम उत्पाद जटिल। फिर चौथा पॉइंट लिखेंगे कि एंजाइम उत्पाद जटिल भी बहुत कम समय के लिए बनता है और इनके बनने के तुरंत बाद उत्पाद अलग हो जाते हैं और एंजाइम पुनः प्राप्त हो जाते हैं। बस ये था एंजाइम की प्रकृति के बारे में भाग 16 के अंतर्गत। अब इसके आगे के टॉपिक्स क्या हैं वो मैं आपको भाग 17 के अंतर्गत बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। मेरा इस भाग से पहला क्वेश्चन है होलो एंजाइम किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन प्रोस्थेटिक समूह अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं एपो एंजाइम से या अस्थायी रूप से। तीसरा क्वेश्चन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को सक्रिय होने के लिए किस धातु आयन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन NADP में कौन सा विटामिन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोएंजाइम A में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किन जीवाणुओं में एंजाइम अत्यधिक तापमान पर भी क्रियाशील होते हैं। बस इतने क्वेश्चंस के आंसर आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।